प्रिय मित्रों, नमस्ते। CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। अभी तक मैंने आपको मैथ्स और साइंस के अंदर काफ़ी कंटेंट दिया है आपकी रीड के लिए। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले ताकि आपको उसके अंदर फ़ायदा हो। आज जो टॉपिक लाया हूँ मैं वो, क्योंकि अब क्या है कि बड़ा कंटेंट और बड़े लेक्चर, बड़े वीडियो देखने का भी टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैंने अब डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिए कि हर टॉपिक से कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने ले लिया है। तो आज जो विज्ञान के अंदर मैंने खास तौर से 6ठी, 7वीं, 8वीं की जो विज्ञान है उसमें से क्वेश्चन लिए मैंने, क्योंकि आपके जो कोर्स में वो 6ठी, 7वीं, 8वीं का लेवल ही है, उससे बाहर नहीं है। हाँ, कठिनाई स्तर जो है वो 12वीं तक का दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं है, क्वेश्चन वो इन्हीं बुक से उठाते हैं, हमें इनको लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए। तो मैंने उसी में से सेलेक्ट करके क्वेश्चन जो आपके लिए उपयोगी है वो निकाले हैं, और ये है आज विज्ञान का क्विज या साइंस क्विज। लीजिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, किसानों द्वारा बीजों का भंडारण क्या कहलाता है? वो आंसर है साइलो। अब ये क्वेश्चन आपके पिछली जो 2017 या उसके पहले वाले कोई रीट का एग्जाम हुआ है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें गड़बड़ कहाँ होती है? किसान जो अनाज उत्पादन करता है उसका कुछ पार्ट्स तो अपने साल भर के खाने के लिए यूज करता है, और उसका कुछ पार्ट्स वो पहले ही बचा के रख लेता है, जिसको वह अगले साल फिर से बोने के लिए बीज के रूप में उपयोग करता है। ध्यान रखना, साइलो जो है बीजों का भंडारण है। अगर उसने ऑप्शन में बीजों का भंडारण, दूसरा ऑप्शन अनाज का भंडारण, तो इन दोनों में से आपके बीजों का भंडारण सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए आपको साइलो को याद रखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त क्रोड लीवर तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर है विटामिन डी। अब ये प्रश्न, ऐसे तो विटामिन ABCD 4 होते हैं और वो किसी से भी प्रश्न पूछ सकता है। हालांकि ये चारों विटामिन के क्वेश्चन भी आपके हैं, मैं लूंगा, लेकिन मछली वाला इसलिए लिया है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, बुक में दे रखा है, और 6ठी, 7वीं, 8वीं की बुक को हमें पूरी तरह से लेना है, उसी से मैंने लिया है। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है तीसरा, जुकाम, फ्लू, खांसी के वाहक सूक्ष्म जीव का नाम है। यानी कि आपके पास जो उसमें सिलेबस में सूक्ष्म जीव दे रखा टॉपिक, 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव आपने पढ़े हैं, विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो ये कह रहा है कि जुकाम, फ्लू, खांसी और इनके जो सूक्ष्म जीव का वाहक कौन है? तो विषाणु सही आंसर है इसके अंदर। चौथा प्रश्न है, अतिसार और मलेरिया का वाहक सूक्ष्म जीव है। अब अतिसार और वाहक मलेरिया, इन दोनों को भी आपको इन चारों में से पता करना है। इजी क्वेश्चन होते हुए भी रॉन्ग हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। सही आंसर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से ये फैलता है, ऐसा नहीं कि आप विषाणु कर दें। हालांकि कवक और जीवाणु तो अलग हो गए, कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, तो आपको प्रोटोजोआ याद रखना होगा। 5वां प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न। सूक्ष्म जीव पर इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। पहले तो आपको ये याद करना कि कौन सा सूक्ष्म जीव किस वाहक से फैलता है, मतलब किस माध्यम से फैलता है, वायु द्वारा, हवा द्वारा, ऐसे भी आपको याद करने होंगे। फिर उसका वाहक कौन सा है, ठीक है, कौन सा रोग और कौन सा वाहक, याद करना होगा। यहां इसने अलग तरह का प्रश्न दिया है, देखो कि कौन सा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है उन चारों में से? कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कवक जो है वो अकेला रह सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये अकेला ही पनप सकता है, जबकि जीवाणु और प्रोटोजोआ ये समूह में रहते हैं, साथ में हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो चीनी है, शक्कर है, आपको पता होगा यीस्ट वाला जो टॉपिक है ये उससे लिया है, और उसके अंदर जो आप जैसे एल्कोहल बनाते हो, या एल्कोहल से जैसे विभिन्न अनाजों से, गेहूं है, चावल है या गन्ना है, इन चीज़ों को सड़ा करके जब एल्कोहल बनाते हैं
तो उसके अंदर जो वो प्रक्रिया जो होती है वो आपके क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन या फिर किण्वन। इस किण्वन के टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। 7वां क्वेश्चन है, जीवाणु के खोज करता है। जीवाणु जो चारों सूक्ष्म जीव है, जीवाणु के खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1929 के अंदर इन्होंने दिया था, और पेनिसिलिन की खोज भी जो इन्होंने ही की थी, ध्यान रखना। अब आता है अगला क्वेश्चन 8, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज कब की थी? वो 1798। हालांकि चेचक अब चला गया है, एक ब्रॉड लेवल पर इसका अभियान चलाया गया था, तो वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी इसका प्रभाव कहीं थोड़ा बहुत मिलता है, इसलिए हमें इसका ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन 9 कह रहा है, जैम और स्क्वैश बनाने में किन रसायनों का उन्हें दूषित होने से बचाने में किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो खाद्य की जो वस्तुएं हैं उनके परिरक्षण के लिए जो अपने पाश्चुरीकरण हुआ, नमक द्वारा हुआ, नाइट्रोजन द्वारा हुआ, ऐसे अलग अलग जो रखे आपको, उसके अंदर जैम और स्क्वैश बनाने के जो होते हैं, जैसे ये बनाते हैं ना अपने फास्ट फूड और उसके अंदर अपने पेस्ट्री वगैरह, तो इसके अंदर कौन सा जो रसायन है खासतौर से वो काम आता है उनको दूषित होने से बचाने में? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, ध्यान रखना। वो है सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। यहां अगर उसने मेटा सल्फाइड कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। सल्फाइड याद रखें आप, छोटी सी चीजें ध्यान रखने की होती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन 10 कह रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपको पता होगा जो नाइट्रोजन चक्र का मैंने लेक्चर आपको तक पहुंचाया है पिछले उसके अंदर, और उसी के अंदर एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है, और उसके अंदर मैंने राइजोबियम जीवाणु की बात की थी। राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो किसी पौधे की गांठ के रूप में होता है जड़ों में, ये हमें पता होना चाहिए, मैंने उसके अंदर आपको बताया था। यहाँ क्वेश्चन दूसरा पूछा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु किस पौधे की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है, और वो है आपके लेग्यूम पौधा। ठीक है, लेग्यूम पौधा होता है। इसके अलावा जो मटर और ये जो कुछ जो अनाज होते हैं, सेम है, इनके अंदर भी ये पाए जाते हैं। खास तौर से आपको ये लेग्यूम पौधा याद रखना होगा। तो ये आपके जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए इसके अंदर। अच्छा, मटर और सेम, इन दोनों में सहजीविता पाई जाती है, ये ध्यान रखना होगा। और इसी के अंदर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, वो इनके अंदर भी होता है, और लेग्यूम पौधा जो होता है वो उसके अंदर भी ये जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपको इनको अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज के अंदर आपका 11वां जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा प्राकृतिक रेशा सेलुलोज है ना, यानी सेलुलोज कौन सा प्राकृतिक रेशा कहलाता है? कपास, ऊन और रेशम। तो आपके इन तीनों में से ध्यान रखना होगा, कपास जो है वो प्राकृतिक रेशा है जो सेलुलोज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मानव निर्मित रेशा है? देखिए, ये रेशे, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है। आपको कृत्रिम रेशे कौन कौन से होते हैं और प्राकृतिक रेशे कौन कौन से होते हैं, इनको अलग से पूरी एक सूची बना करके, लिस्ट बना करके अलग से याद कर लेना इनको। तो कौन सा मानव निर्मित रेशा है? नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर या रेयन? आपको बता दें कि नायलॉन और रेयन ये दोनों ही आपके मानव निर्मित रेशे हैं। फिर आपको बता दूं कि ये जो रेयन है ये तो जनरली वो कालीन वगैरह ऐसे बनाने में काम आते हैं, इतना मजबूत नहीं होता।
लेकिन नायलॉन जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और इसका उपयोग जो है काफ़ी मतलब जो टाइट मजबूत रस्सियाँ वगैरह बनाने में काम में लेते हैं। यानी ये इतना मजबूत होता है कि जो स्टील का तार होता है वो भी इससे डाउन होता है, मतलब स्टील के तार से भी ये नायलॉन जो होता है वो मजबूत होता है। क्वेश्चन 13 है, पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी में काम आने वाला रेशा है। देखो ये वही वाली बात आ गई। तो ये रेयोन और नायलॉन में से नायलॉन ही एक मजबूत रेशा है, जो कृत्रिम रेशा है, वो पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की जो रस्सी बनाने में काम में आता है। 14 वाला क्वेश्चन है, पॉलीकार्ट किसका मिश्रण है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। पॉलीकार्ट किसका मिश्रण है? तो पॉली प्लस कोट, पॉली प्लस कोट। तो देखिए आंसर है पॉलीएस्टर और कपास। कोट यानी कपास, कॉटन से बना है ना, तो ये पॉलीएस्टर प्लस कपास का मिश्रण है। साथ में मैंने एक क्वेश्चन और डाल दिया है, जैसे पॉलीकार्ट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है, वैसे ही पॉलीवूल जो है, पॉलीवूल ये पॉली प्लस वूल यानी कि एस्टर और ऊन का मिश्रण है, ये हमें याद रखना होगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है 15th, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त प्लास्टिक है, यानी कि ये वो प्लास्टिक है जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर अगर कोई अपन खाद्य सामग्री घर बनाए तो उसके अंदर वो तेल वगैरह चिपके नहीं उसके, ठीक है ना। तो ऐसी कौन से प्लास्टिक की परत होती है जिससे वो तेल वगैरह कोई भी उसके अंदर चिकनाई उस पर चिपके नहीं? तो वो है टेफ्लॉन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेफ्लॉन आपको उसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। अग्निसह प्लास्टिक कौन सा होता है? अग्निसह प्लास्टिक वो है मेलामाइन। ध्यान देना, याद रखना पड़ेगा। अच्छा, मेलामाइन की विशेषता क्या है? अग्निसह प्लास्टिक यानी ये अग्नि से हमें बचाता है। मतलब ये जो जब कहीं आग लग जाती है तो उसके अंदर लोगों को बचाने या सामान को बचाने के लिए जब ये जो लोग जाते हैं अंदर, तो जो कपड़े पहन के जाते हैं वो इस मेलामाइन प्लास्टिक के बने होते हैं, जो आग को आसानी से नहीं पकड़ता है, वो अग्नि से बचाता है। और इसलिए ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। मेलामाइन जो अग्निसह प्लास्टिक है यानी कि अग्नि से बचाता है। फिर क्वेश्चन 17 है, मैग्नीशियम रिबन परीक्षण। देखिए ये बहुत फेमस है, 10वीं क्लास के अंदर भी इसका दे रखा है, अलग से पूरी एक्टिविटी है, और 8वीं के विज्ञान में दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन परीक्षण क्या बताता है। ये हमें उस पदार्थ की क्षारीय और अम्लीय दोनों में से किसी एक प्रकृति को बताता है। तो वो बताता है क्षारीय प्रकृति को, ये सही आंसर है। मतलब क्या है, MgO2, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखना है, यूनिक यहाँ 2 कर दो, इस पर 2 प्लस और 2 माइनस, इसलिए वो क्रॉस हो जाएगा और MgO रहेगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। ये मैग्नीशियम रिबन परीक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर देखा गया है कि ये लाल लिटमस को बनाता है नीला, और इस वजह से ये क्षारीय प्रकृति का है। लाल लिटमस को नीला बनाता है। अम्ल क्षार की जो पहचान है हम लिटमस पत्र से करते हैं, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो वह क्षारीय होता है, और नीले को अगर लाल करता है तो वो अम्लीय है। ये मैंने इसलिए बताया कि आपके टॉपिक के अंदर अम्ल और क्षार भी दे रखे हैं। 18वां क्वेश्चन है, कौन प्रकृति में भिन्न है? सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजीरियम, यानी कि मरकरी या पारा। हाइड्रोजीरियम, मरकरी या पारा तीनों नाम है। इन दोनों को हम चाकू से काट सकते हैं
बिल्कुल नरम प्रकृति के होते हैं और पानी में डालते ही ये एक्सप्लोसिव नेचर बताते हैं, विस्फोट करते हैं। और ये जो है हाइड्रोजीनियम पारा है जो कमरे के ताप पर एकमात्र जो अधातु है जो ये मतलब अधातु है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। सबसे खास बात इसकी ध्यान रखनी है, कमरे के ताप पर द्रव होता है ये इसकी। तो यहाँ प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि नेचर में ये अलग है, कमरे के ताप पर द्रव होता है। धातु और धातुओं के बाद में अपन अलग से बात करेंगे। क्वेश्चन 19, तांबे के बर्तन में जो है वो नमी पाकर हरे रंग की परत बनाते हैं। ये क्वेश्चन कम्युनिटी पे भी डाला था मैंने, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग तरह से पूछा था। यहाँ अलग बात पूछी है, वो जो हरा पदार्थ होता है उस पर हरे रंग की, वो किस पदार्थ की होती है? ध्यान देना होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ध्यान रखना, वो पदार्थ जो है हरे रंग का पदार्थ वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ये आपको याद करना होगा। ये टॉपिक 8th क्लास की बुक में दे रखा है, मैंने कहीं बहुत हायर बुक से नहीं उठाया है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। 20वां क्वेश्चन है, अधातुओं के ऑक्साइड की नेचर होती है। अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो सामान्यतया अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O हाइड्रोजन और सल्फर, ये दोनों ही अधातुएं हैं और इनके ऑक्साइड्स वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं H2SO3, H2SO4 नहीं, ये है सल्फ्यूरस अम्ल, है ना, रस और रिक। H2SO3 रस यानी सल्फ्यूरस अम्ल बनाते हैं। ठीक है, अगर H2SO4 होता तो सल्फ्यूरिक एसिड होता। तो ये आप देखें कि अधातु यानी कि सल्फर और हाइड्रोजन दोनों ही अधातु हैं और इनके ऑक्साइड किस तरह के हैं? अम्लीय प्रकृति के हैं। ये आपको याद करना होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने ऑक्साइड्स का जो पूरा टॉपिक है आपके सिलेबस में, और उस ऑक्साइड को मैंने पूरा 4 प्रकार आपके अलग से वीडियो बना करके आपको दे रखे हैं। आप उसके अंदर देख सकते हैं, CMPC बाई KLP सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं चैनल को, और उसके अंदर आप विज्ञान का जो पोर्ट है, रीट का पोर्शन है, उसके अंदर देख सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर देखो बहुत सारे जो टॉपिक्स है आपस में मिले हुए हैं, अम्ल, क्षार, ऑक्साइड्स, ठीक है, ये सारे आपस में मिले हुए। तो आपके ये धातु अधातु ये अलग टॉपिक है। तो आप देखिए इसके अंदर धातु मतलब अधातु भी आ गई, फिर ऑक्साइड अलग टॉपिक है, तो उनके अधातु के ऑक्साइड आ गए। फिर इससे बनने वाला जो पदार्थ है वो H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल, यानी कि अम्ल और क्षार आपके पूरा अलग टॉपिक है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जो कि CMPC बाई KLP सर के नाम से ही है। आप इसको अच्छी तरह से याद करें। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हैं, आपको इनको जरूर देखना चाहिए ताकि आपको आने वाली रीट और सभी एग्जाम्स के अंदर इसका फायदा हो सके। थैंक्स।